अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद ताड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर, माय प्लेजर। सर मिनी बजट अनाउंस कर दिया है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है और लोग जो हैं बहुत परेशान है, चाहे वो फ्यूल हो या दूसरी चीज़ें, कई तरह के टैक्सेस लग गए हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि अब आगे क्या होने जा रहा है? इस सूरत हाल के बारे में मुझे एक अगले दिन किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, एक कार्टून था कि एक बंदरिया नचाने वाला है, उसके कंधे के ऊपर एक बंदरी बैठी है, मंकी छोटा बेबी बैठा है, और उसके नीचे लिखा था कि भूख लगती है नचाने वाले को और नाचती बंदरिया है। अब इस वक्त ये जो है, जो सूरत हाल है वो ये है कि भूख लगी हुई है, 5,000 लोगों को डॉलर और पाउंड चाहिए, उनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, उनके पैसे रुके हुए, और उसके लिए वो अपना मुल्क पूरा वो अपने 22 करोड़ लोगों को बेच रहे हैं। इस आईएमएफ का देखें, कल मोदीज की रिपोर्ट आई है, मोदीज की रिपोर्ट ये आई है कि आईएमएफ पैकेज और ये लोन जो है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, बल्कि सारी दुनिया इसको एंटीसिपेट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है कि जो कुछ भी होगा ये 2-3 महीनों के बाद फिर उसी पॉइंट जीरो पे पहुंच जाएंगे। लेकिन और दूसरी इसकी सबसे बड़ी हकीकत खुली है अगले दिन लाहौर के अंदर, जहां आपके टिम हॉर्टन के ऊपर आपने 61 इयर्स का रैकेट टूटा है, उनकी हिस्ट्री का 61। हालांकि इस वक्त 11 स्टोर उनके मौजूद हैं भारत के अंदर, और 100 के करीब उन्होंने इस साल के अंदर बनाने हैं, और भारत की इकॉनमी आपसे 50,000 गुना बेहतर है, लेकिन वहां पे रैकेट नहीं टूटे सेल के, आपके यहाँ टूटे हैं। तो वजह यह है, बल्कि मैंने आज ये ट्वीट की है कि मुल्क के अंदर 2 लाइनें हैं, एक आटा ढूंढते फिर रहे हैं और खाने को कुछ नहीं उनके पास, मर रहे हैं बुरे हालात, और दूसरे वो लोग हैं जो फ्रेंच जिस तरह वो कहते हैं ना, लेट देम ईट केक, वो कहते हैं इनको आटा नहीं मिलता तो क्या फर्क, केक खा लेना। तो सर सर इसी तरह के वो पीएसएल की जो ओपनिंग हुई है उसके लिए भी कह रहे हैं कि सिर्फ लाइट्स के जो है वो 80 करोड़ मांगे। ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त अगर दर हकीकत देखा जाए, मैंने बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा हूं देखूं कि आपकी कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रहा हो, रोक ना रहा हो, कोशिश कर रहा हो, तो एक भी इदारा इस वक्त फाल नहीं है, कोई अदालत इन लाइन नहीं है। इमरान खान साहब के लिए जुडिशरी घुटनों के बल हो चुकी है, सारा दिन हाई कोर्ट के जज बैठ के 4.5 किलोमीटर का फासला है जहां पे अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट और जमान पार्क का फासला 4.5 किलोमीटर है, बिल्कुल, और हाई कोर्ट के जज सारा दिन बैठे रहते हैं अदालतें खुली करके कि शायद अमीरुल मोमिनीन ने हमें दर्शन देने के लिए आ जाए। देखें तमाशा, ये देखें, ये उस पार्टी का हेड है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, दुनिया वो कहता है कि जेल में भरो, खुद भागता फिर रहा है जेल से। कैसा तजाद है कि खुद अपनी जमानतें कराता फिर रहा, भागता फिर रहा है, और लोगों के बच्चों को कहता है जेलों में चले जाओ, अपने बच्चे लंदन में बैठे। किस खूबसूरती के साथ इस कौम को उसने बेवकूफ बना रखा है, और लोग बन रहे हैं। आज तो ऐसे ऐसे इंकशाफात आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं जुडिशरी के हवाले से, मैं उनको कुछ को तो कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता आरजू के आपके पीछे पड़ जाए वो, लेकिन ये कि हकीकत ये है कि मेरा मकसद है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। और मैं बॉटम लाइन ये कहूंगा कि जिन अदालतों में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पहले ही इनका नंबर 139 दुनिया की अदालतों में से 130 है, और बिल्कुल सही किसी वजह से 130 है। मेरे ख्याल में तो इनका 130 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मजाक है, बिल्कुल एक मजाक है। देखें कि वो किस तरीके से सारा दिन जज मिन्नतें करते हैं, स्ट्रेचर पे आ जाएं, व्हील चेयर पे आ जाएं, हम गाड़ियां भेज देते हैं, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं, हम हिफाजती सारा कुछ कर लेते हैं, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अदालत में आ जाए। ये जस्टिस है। सर जमानत उनकी मनसूख की गई थी, लेकिन फिर रोक दी गई, फिर कहा कि जी 22 फरवरी तक ना बोला जाए। अल्लाह ताला माफी दे, कहीं आपको ना जाना पड़ जाए किसी थाने अदालत में, और खुदा का कहर वहां पे नाज़िल हो रहा होता है। मैं एक वकील का लड़का हूं, मैं खुद वकालत मैंने की है, मेरे बड़े भाई वकील थे, अब मेरा लड़का वकील है। मैं हैरान होता हूं पाकिस्तान की, मैंने आज तक किसी पाकिस्तान की कचहरी में
जो सायादार दरख्त नहीं देखा आज तक। कुर्सियां जंजीरों के साथ बांधी होती, इतना खुदा का आजाद। पानी के गिलास के साथ जंजीरें बांधी होती। बिल्कुल, ये तो मस्जिद तक में बांधी होती है, हर जगह होती है। नोट कीजिएगा, पाकिस्तान किसी कचहरी के अंदर सायादार दरख्त नहीं होगा, इतने गुनाहों का अजाब नाज़िल हो रहा होता है। सर एक चीज और चल रही है सर, जनरल बाजवा का इंटरव्यू जो है वो जावेद चौधरी के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है एमबीएस को गाली दी पंजाबी में, और किसी ने जाके एमबीएस को ट्रांसलेट करके बता दिया। हो सकता है, देखिए ना, ये तो इल्जाम है। जब उनकी वो घड़ी बेच सकता है तो गालियां देने से क्या फर्क पड़ता है। और उसी काबीना के सामने जहां पे जाके उन्होंने गाली दी है, उसी काबीना के सामने जाके बंद लिफाफे में मलक रियाज के पैसों का साइन नहीं करा लिए थे उन्होंने क्या साइन करो साइन करो। ये जो लौंडे ने पाड़े 25-25 साल के मिनिस्टर रखे हुए थे, कहते जल्दी जल्दी साइन करो, लिफाफा दिखाया भी नहीं उसके अंदर क्या है। तो क्या भाई था भाई, अमीरुल मोमिनीन है ना, मुल्क का बादशाह था वो भी, और दूसरे वो भी मुल्क के बादशाह थे, अंडे थे, बच्चे थे, वो क्या फर्क पड़ता है। देखे ना बाजवा साहब को मैं अब सारा नजर आ रहा है। ये जब तक वो हजूर यूनिफॉर्म के अंदर रहे हैं, मेरे सारे दोस्त अजीज ये कहते थे कि वहां चले जाएं तो वो 5-5, 6-6 घंटे से कम तो भाषण देते नहीं थे। यूनिफॉर्म और सियासत की बातें, इतना शौक था उनको सियासत का। अब नजर आ रहा है, अब देखें कि किस तरीके से वो कभी मंसूर अली को कॉल करते हैं, भाई तुम ये कह दो, कभी जावेद, पूरी किताब लिखवा दी उन्होंने जावेद चौधरी को बुला के, भाई पूरी किताब लिखवा दी है। उस बंदे को इतना शौक है खबरों में रहने का, मैं तो हैरान हूं। वो तो पैदा ही फौजी नहीं हुआ था यार, वरना तो वो तो कह रहे थे मैं अब गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। ये गुमनामी, हर हफ्ते आर्टिकल लिखवा रहे हैं, हर हफ्ते आर्टिकल लिखवा रहे हैं, ये गुमनामी। और दूसरी बात है, आज मैं आपको मजे की आप 2 खबरें तो आपने अब किसी को अभी तक नहीं पता, जो 2 खबरें मैं बताने वाला हूं। फैसलाबाद के अंदर एक अदालत ने 30 साल, उस बंदे का नाम सिकंदर जमान है, 5 साल की सजा दे दी है। उसने फौज के खिलाफ ट्वीट की थी। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। नजफ हमीद साहब है, फैज हमीद साहब के छोटे भाई थे या बड़े भाई थे वो कानून गो, लेकिन उनको नायब तहसीलदार बना दिया गया था, और उनके नीचे 2-4 डिप्टी कमिश्नर भी काम करते थे। आज उनको सस्पेंड कर दिया। चकवाल के मालिक थे वो, चकवाल के एरिया के अंदर उन्होंने जमीनों के कारोबार पे, ये मुबैना, ये मैं खबर बात बता रहा हूं, अब इसको लोग इसको खुद चेक कर सकते हैं। सुना चकवाल के अंदर कोई जमीन नहीं बेच सकता था जहां चकवाल का एग्जिट था, उन्होंने फ्रीज कर दिया था। और फिर चकवाल के लोग जाके एक डेलीगेशन बना के हजूर जो हमारे थे गुले सहराई, उनके कदमों में जाके पड़े कि हजूर हमारी अरबों की जमीन है, हमें बेचने की इजाजत दे दें, आप खुदा रहा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं। लेकिन आज वो नजफ हमीद साहब को सस्पेंड कर दिया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि ये एक फैमिली इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी, जिनके कंधों में पाकिस्तान खड़ा था, तो बहुत बड़ा नुकसान है। आज वो नायब तहसीलदार थे, सारी जिंदगी 2-4 डिप्टी कमिश्नर उनके नीचे रिपोर्ट करते थे उनको, लेकिन आज उनको सस्पेंड कर दिया गया। और दूसरा जो आज आप अगली जो आप बात आपसे कर रहे थे, परवेज लाई साहब फोन कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं, कोई नई बात। ये बिल्कुल उन्होंने, क्या फर्क पड़ता है, जजों की अपॉइंटमेंट उन्होंने कराई। अच्छा, मुझे गुले लाला से याद आई बात, जो लाला सहराई थे, ये जो जज की बात वो कर रहे हैं ना, नकवी साहब, जिसमें लाई साहब ने अपना नकवी साहब की अदालत, उनकी अपॉइंटमेंट भी गुले लाला सहराई ने कराई हुई है। काले करते रहे उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। ये हमारी अदालत, तो चौधरी अदालत की ये सारी स्टोरियां हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान और परवेज इलाही दोनों को अरेस्ट करने का इरादा है। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। मैं जो ये अरेस्ट जो कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की इकानमी ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम इकानमी है इस वक्त, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा? इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान के लॉयर ने अदालत में कहा कि इमरान खान जो है वो बुजुर्ग आदमी है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खान साहब ने बुरा नहीं मनाया होगा, उनको बुजुर्ग कह दिया। सुना 3 दिन से अपने बाल चाल सेट करा रहे हैं, बोटॉक्स लगवा रहे हैं, 3 दिन हो गए। वो कहते हैं यार मुझे बूढ़ा कह दिया, शर्म करो, मैंने अभी 5वीं शादी करनी है अभी आगे। अभी तो वो कहते मेरे रिश्ते आने थे यार, अभी तो मैं वजीर आजम बन के अगली शादी करनी थी, मेरे तो रिश्ते आ रहे हैं। 25-25 साल की खवातीन के रिश्ते उनके आ रहे थे, जब पिछली दफा जो कई खवातीन जो थी अपनी बच्चियों के 25-25 साल के रिश्ते दे रही थी इनको। आपको पता ही है वो जो इनका था, वो ओन चौधरी साहब ने इंकशाफ किया था,
कि 25 साल की बच्ची का रिश्ता ऑफर किया था, तो खुद इन्होंने फरमाया था अमीरुल मोमिनीन ने कि नहीं यार वो शी इज टू यंग। तो फिर अभी तो उन्होंने शादी करनी 5वीं 6वीं, क्या फर्क। उनके लॉयर को क्या सूझी, उनके लॉयर ने तो ये सब कुछ अदालत में बोला है। वो देखे मर्जी की बात है, 4 किलोमीटर उधर जाए तो बूढ़े हो जाते हैं, 4 किलोमीटर इधर जाए तो बच्चे बन जाते हैं, इनका फर्क। और अभी जो सर कह रहे थे 600 बिलियन पर केजी घी जो है वो होने वाला था, उस पे उनका बड़ा एक तमाशा लगा हुआ है। बस दर हकीकत कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, मजहब का टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से बिक रहा है। देखें डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, आरजू मुझे मेरे वालिद साहब ने एक दफा कहा था, आज से 40 साल पहले, उन्होंने कहा था तू बेवकूफ है, अमेरिका चला गया। उन्होंने कहा ये मुल्क पाकिस्तान है, चल तू कुछ भी नहीं करना तो किसी जगह एक नलका लगवा के, पानी का नल लगवा के उस पर साइन लगवा दो कि यहाँ का पानी बहुत मुबारक है, बरकत वाला पानी, तू उसी से मिलियनर बन जाएगा। ये लगा लिया ना नलका इसने ज़मान पार्क में, लोगों को चूरन दे रहा है, उनका पीर बादशाह बन गया, मुर्शद। मगर सर बाकी पार्टीज क्या कर रही हैं? शहबाज शरीफ साहब फिर टर्की चले गए, उनको जैसे ही मौका लगा फिर 2 दिन के विजिट पे चले गए, पहले मना कर दिए गए। असल में वो उनको टर्किश फूड बड़ी पसंद है, वो जाते हैं, माहौल बड़ा रंगीन है टर्की का, तो चले गए, इसलिए मिस कर रहे थे। हालांकि टर्किश एम्बेसडर ने बहुत मिन्नतें की, यार खुदा का नाम है ना आना, हमारे ऊपर तो अजाब नाजल हुआ है, तू देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि वो डरते हैं कि वापसी पे जाते हैं उनका ना को उठा के ले आएंगे, या किराए के वापसी के किराए के पैसे ना मांग ले। हाँ, लेकिन उसमें जो आरजू, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैडम ने फरमाया है कि यह हुकूमत नून लीग की नहीं। देखें स्टेट ऑफ माइंड, देखें नहीं स्टेट ऑफ माइंड आरजू, स्टेट ऑफ माइंड ये है कि चचा जो है उसी पार्टी के सदर हैं। मैडम को यह भी नहीं पता, अपना आईक्यू लेवल ये है कि मैडम ये स्टेटमेंट देने से पहले ये नहीं सोच सकी कि जो उनके चचा हैं इस वक्त, जो दूल्हा भाई हैं, जो वजीर आजम, वो दर हकीकत नून लीग के इस वक्त के सदर हैं। उन्होंने कहा ये नून लीग की हुकूमत नहीं तो किसकी है ये आपकी अगली आने वाली वजीर आजम है। और वो बेचारे पार्टी से निकाले गए उनके मियां, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं तो नहीं देख रहा इनको आता हुआ प्राइम मिनिस्टर, तो उनको पार्टी की रुकनियत से बाहर कर दिया कैप्टन सफदर को। मुझे याद है आपके वहां पे दीवारों पे लफ्ज एक बड़ा लिखा होता है, कहते हैं मुश्तरी होशियारबाज। वो मैं आपको आज वार्निंग दे रहा हूं कि ये खातून आपकी अगली प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखें जरा, आप बच के। इस अमीरुल मोमिनीन के बाद उनका भी नंबर है, तो आपका मुस्तकबिल क्या है? आपका क्या वो तो बिलावल भुट्टो का भी मुस्तकबिल लग रहा था, वो तो उनका भी कहा जा रहा है वो भी आके अपने रंग दिखाएंगे। क्या अगर बचा तो कुछ, अगर वो बचा, मेरे ख्याल में तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से चल रहा है, मेरी तो बल्कि ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे हाफिज साहब इस पे कुछ करें, दवा दारू करें, वरना अब पाकिस्तान इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकलती है, हालात ये है। लेकिन ये कि दुख वाली बात है आरजू कि दुनिया परेशान है आपके लिए, दुनिया परेशान है, लेकिन आप टिम हॉर्टन में बिजी है, ये हालात। और दूसरा मैं अगली जो बात आपसे करना चाह रहा था कि देखें भारत के हवाले से हम जो बात कर रहे थे त्यारों के सिलसिले में, जी बिल्कुल, त्यारों से मैं समझता हूं, मैं तो खैर देखें आई एम काइंड ऑफ पर्सन आरजू, मुझ में बिल्कुल अगर कहें, मुझे सारी चीजें भारत की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन भारत को मैं अपना ही समझता हूं। वो पूछें किस तरह, साउथ एशियन है, हमारे भाई हैं, हमारा सदियों से उनके साथ रिश्ता है, एक जबान है, एक सोच है, जायके एक है, म्यूजिक एक है, हर चीज एक है। और मुझे फिर भी मुझे एज ए साउथ एशियन मैं समझता हूं कि वो तरक्कियों पे हैं, और मुझे खुशी होती है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। कई दफा लोग इसको गलत समझते हैं। देखें आप दो चीजें, आपके दो भाई, एक माँ के दो बच्चे होते हैं, दोनों उनकी सोचें स्लाइटली डिफरेंट। हमारी हालत भी वही, मेरी बिलखसूस, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता, या मुझसे कोई डायलॉग करे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई नफरत है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके देखा, मेरे तो बिजनेस पार्टनर, मेरा भाइयों से ज्यादा मेरा अगली स्टेज पर है, सरदार है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं, मैं भारत जा रहा हूँ, अभी मार्च अप्रैल में मेरा प्रोग्राम है जाने का, बल्कि वहाँ मैं आजकल I'm studying about the Buddhism, और उसके बारे में जा रहा हूँ, धर्मशाला जाऊंगा वहाँ पे, I'm planning to do some meditation there। और मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं हूँ कि नफरतों में अगली स्टेजों पे चला जाऊं, बल्कि मैं बिलीव करता हूँ जो ज्यादा नफरत होती है हर्टफुल होती है, पेनफुल होती है, उस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए।
हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट है, एक तस्वीर का आप दूसरा रुख देख रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव दैट ओपिनियन। अब मैं जो बात कर रहा था बोइंग के हवाले से, कि कमाल भारत ने ये किया है कि उन्होंने 220 तो बोइंग लिए और तकरीबन 250 उन्होंने लिए एयरबस। और जो उसमें मिकरान है तो जाके ऑनलाइन जाके उसमें वर्चुअल उसमें मीटिंग में उसने थैंक यू किया। ऋषि सोनक ने कहा हमारे जॉबें इंक्रीज होगी, हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका जो है जो बाइडन, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में। और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि इन्हीं उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस जहाज इस वक्त जो है वो भी दूसरे ममालिक ले रहे हैं। और मोदी जी ने अगले दिन तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हम साल का $5 बिलियन की आर्मामेंट्स बेचेंगे। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी मेरे ख्याल में। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूं, जो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें बल्कि चीजें सीखने की कोशिश उनसे करें, जो मैं कहता हूँ। क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं सीखने। मेरा जो जाती तौर पे सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। लेकिन सर हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ, तुम बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूं, अगर आपने 76 साल नफरतें की हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन उसमें अपने जो है वो घुल मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। और आरज़ू, मैंने आपके शायद पिछले सेगमेंट में कहा था, दुनिया में कोई और कौम ऐसी नहीं है पाकिस्तान और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के अलावा जिनकी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हों। बिल्कुल सर, जाहिर उधर से ही तो आए हैं सर, उन्हीं का हिस्सा इधर आ गया। तो लेकिन चाइना से आपका कुछ नहीं मिलता, अमेरिकन से कुछ नहीं मिलता, आप किसी दूसरी कौम, जर्मन से कुछ नहीं मिलता, फ्रेंच के साथ नहीं मिलता। लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, अपने भारतीय दोस्तों के साथ अक्सर बैठता हूँ। ये अगले दिन भी किसी में गया हुआ था, मैं तो खैर मेरे तो मेनी फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ मैं टेंपल मंदिर्स में जाता हूँ, उनके साथ मैं गुरुद्वारास में जाता हूँ, चर्चेज में जाता हूँ उनके साथ। यहाँ से केरला के बहुत ज्यादा क्रिश्चियन हमारे भारतीय हैं, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनके साथ। बल्कि मैं अक्सर उनके साथ, मैं तस्वीरें खिंचाता हूँ जब, तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ, यार मैं किसी को ये तस्वीर दूं, ये कहूँ मेरे पाकिस्तान से कजन मुझे मिलने आए, तो कोई बंदा ये फिगर आउट ही नहीं कर सकता। हमारे नाम नक्शे मिलते हैं, लिबास मिलते हैं, हर चीज, सोच मिलती है। सबसे बड़ी बात तो सोच मिलती है। और ये देखें, मैं 21st सेंचुरी में अगर आपने किसी से मजहब बेस पर नफरत करनी है, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू। इट इज नॉट फेयर इन 21st सेंचुरी। फेथ बेस देखिए, क्योंकि आरज़ू में लास्ट पॉइंट ये है, आपका फेथ जो है, आपका रिलीजन, योर पर्सनल मैटर इन बिटवीन यू एंड योर गॉड। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर, चाइना जिसे हम बड़ा अपना दोस्त बताते हैं, जो कि वो हमेशा से, खैर मैं तो नहीं मानती, मेरा तो ये ख्याल है कि वो बिजनेस कर रहा है और हमारा बॉस है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि चाइना बड़ा दोस्त है। चाइना ने अपने जो है वो कहा है कि जी पेमेंट कीजिए, जो पहले सामान था, शिपमेंट आई थी, उसकी भी पेमेंट कीजिए, और अभी भी नेक्स्ट तभी मिलेगा जब पेमेंट होगी। तो दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आप तो उसमें रोक ली आपने, जो उन्होंने कौंसल जनरल बंद कर दिया। जी बिल्कुल, और उन्होंने यही कहा है कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं, और खासकर उन्होंने कहा कि हमें तालिबान से भी थ्रेट्स आ रही हैं और हमें आपके बलोचियों से भी थ्रेट्स आ रही हैं। और राना सनाउल्लाह ने साहब ने जाके ग्वादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अश्योर कराया। लेकिन ये आज से उनके तहफुजात नहीं है, ये उनके वाकयात जो है ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से,
फिर वो इमरान हुकूमत से वो अपसेट थे, खुश नहीं थे। आपको पता होगा जुल्फी बुखारी और मुराद सईद को वीजा उन्होंने बंद कर दिया था, कि हालांकि ही वाज अ कम्युनिकेशन मिनिस्टर। लेकिन आज की हुकूमत से भी वो खुश नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर वो अपने शहरियों की जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी हिफाजत पे दे आर नॉट हैप्पी विद इट। और ये मुसलसल मैं सबसे बड़ी गलत बात है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तहफ़्फ़ुज़ तो वो आज आपके 22 करोड़ लोगों को भी कोई नहीं दे पा रहे, चाइनीज को क्या देंगे। लेकिन मुझे आप ये बात बताएं, कोई बंदा जाएगा उस मुल्क के अंदर जहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक ना हो? चाइनीज क्यों जाएंगे भाई वहां, क्यों पैसा लगाएंगे? लेकिन दूसरी एक और मैं बात बताना चाहूंगा, इस वक्त सबसे बड़ी बात जो चाइना के खिलाफ चल रही है इस वक्त, जो हमारे यहाँ पे भारतीय निजात सीईओज है बड़ी कंपनियों के, वो सारा बिजनेस उठा के चाइना से भारत लेके जा रहे हैं और फिलीपींस लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। उसमें बिलखसूस मैंने देखा है एक फॉक्स, उसका नाम है फॉक्सकॉन, जो कंपनी एप्पल बनाती है उनके आईपैड और उनके दूसरी जो चीजें हैं, वो सारे का सारा अपना टेलीफोन का और दूसरी कई मैंने कंपनी, आज मैं लिस्ट देख रहा था, बल्कि आपकी अगले सेगमेंट के लिए मैं तैयारी करके आऊंगा कि कौन कौन सी अमेरिकन कंपनियां या इंटरनेशनल कंपनियां इस वक्त चाइना को छोड़ के दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, फिलीपींस एंड वियतनाम एंड थाईलैंड। बिल्कुल। और उसमें अगर पाकिस्तान के हालात कभी ठीक होते लॉ एंड ऑर्डर के, तो उन्होंने भी फायदा उठाना था। लेकिन इस वक्त तो फिर वहां हालात ही नहीं है, क्योंकि और दूसरा आपके ना बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल आपका उन्होंने और बढ़ा दिया है, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के काबिल नहीं रह चुके, पहले भी नहीं थे। आपका सारा कारोबार काटन का जो हो रहा था सर वो भी बंद हो रहा है सर, गाड़ियां भी नहीं बिक रही। लोग कह रहे हैं कि जनवरी में सिर्फ 11,500 इस तरह से कुछ गाड़ियां लोगों ने ली हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस से 2 करोड़ लोग जो हैं जाबे लूज कर रहे हैं। 2 करोड़, आप अंदाजा लगाएं, 22 करोड़ में से 2 करोड़ लोग अगर जाबे बेरोजगार हो जाएं, फिर क्या बनेगा? किसी को आज तक किसी ने बात की है हायर लेवल पे? किसी को तशवीश हो हायर लेवल पे? किसी को कोई फिक्र हो, इंक्लूडिंग अमीरुल मोमिनीन मिस्टर हैंडसम, कि हाँ भाई ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आए मिलके इस मसले का हल निकालें? वही नहीं। देखिए, मैं कई दफा कहा आरजू, आपके जो 3-4 शहर हैं ना, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहां पे आपका करप्शन का इतना पैसा लोगों की बेसमेंट में पड़ा है। आज आपका 10-10 हजार का लीटर पेट्रोल हो जाए, फिर भी V8 गाड़ियां आपकी चलेंगी, भागेंगी। मार खाता है लोग रूरल बलोचिस्तान के, रूरल सिंध के, रूरल आपके जनूबी पंजाब के, और लोग जो है रूरल केपी के, क्योंकि वहां पे ना लोगों के पास तालीम है। और दूसरा, अब आपके हालात, आप यू आर नॉट एन एग्रीकल्चर एनी मोर, क्योंकि आपने हाउसिंग सोसाइटियां बना के बिल्कुल इतना फ्रॉड बनाया है। अब आपने मुसलसल सब्जियां और गंदम तो इंपोर्ट ही करनी, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो लोग रह चुके हैं, और लोग भागना शुरू हो चुके, भाग रहे हैं मुसलसल। मेरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं तो एक ऐसे पाकिस्तान के दही इलाके से बिलोंग करता हूं जहां के लोग तो बेचारे पैदल भाग भाग के इस्तांबुल जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, अपना ग्रीस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूरोप के पैदल चले जाते हैं, भाग रहे हैं यहाँ से लोग। सिर्फ वो बच जाएंगे, यहाँ जिनकी टांगे नहीं चलती सही, तो जिनका यहाँ दिमाग नहीं चलता, वो बच जाएंगे और उनके ऊपर और ये भाग जाएंगे 5-6 हजार। वो बस कभी इधर भागेंगे, कभी उधर, कभी एक दूसरे को मारेंगे, डाके मारेंगे, कभी खरात मांगेंगे, यही होना और क्या होना। बिल्कुल ऐसे ही सर, लोग काफी परेशान हैं। और अभी मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गई थी, तो इतना ज्यादा रश था कि लग रहा था पूरा पाकिस्तान कहीं जा रहा है। वहां पे मुझे बहुत टाइम लगा, पूरा दिन लग गया तब जाके। आरजू, वैसे बात यह है, प्लान बी ज़हन में रखिएगा, अगर पासपोर्ट ना बना तो देखिएगा कि आपने कौन सी वैगन या बस पकड़ के अफगानिस्तान या ईरान के जरिए वहां से निकलना है। और मुझे बताइएगा, मैं कई लोगों को जानता हूँ ईरान में और अफगानिस्तान में, क्योंकि मुझे मुझे अफगानिस्तान नहीं जाना। अगर मैं निकली भी तो सर वो मैं बजरंगी भाईजान की तरह ना इंडिया निकल जाऊंगी, लेकिन उधर नहीं अफगानिस्तान की तरफ नहीं जाऊंगी। नहीं, कल अफगानिस्तान आपसे ज्यादा बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर भी वहां ठीक है, इकोनॉमी भी उनकी ठीक है आपसे। हाँ सर, लेकिन वो कितना, आपको पता है फीमेल्स के साथ किस तरह से रखते हैं उनको, तो वो तो मैं ना ईरान जा सकती हूँ। आरजू, आपने ट्रांसलेट से जाना है, क्या फर्क पड़ता है, बुर्का पहन के 4-5 दिन में आपने वहां से आगे निकल जाना है। सर आप सब बता दें, सारा प्लान यहाँ पे बता दें लोगों को, ताकि सब मेरे ऊपर ऐसे चेक कर लें। देखिए, मेरी फीलिंग्स है आपके साथ आरजू, मेरी हर पाकिस्तानी के साथ फीलिंग है
सवाए ये लंदन वाले लोग जो है, इन्होंने तो वन वे टिकट वाले तो भाग जाएंगे, पीछे तो मेरे भाई जलील होंगे भगवान। मेरी फीलिंग्स है पाकिस्तान, यकीन करें मेरी मादरे मिले ना, मैं कभी मैं दिल करता रोऊं, कभी दिल करता हंसूं, क्योंकि हालात ऐसे क्या किया। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।